नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दीर्घ द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही शानदार तरीके से चल रही होगी। यह है सुपर 30 जीके जीएस वाली क्लास, जिसमें हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन के 30 शानदार प्रश्नों पर। तो इस क्लास से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाता है आपका विटीकल्चर, पीसी कल्चर, सेरीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती या संवर्धन को हम लोग विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं हम बात कर लें अगर पीसी कल्चर की, तो पीसी कल्चर जो मछली पालन है, मछली पालन को हम लोग पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। मछली पालन को पीसी कल्चर। अगर हम बात कर लें सेरीकल्चर की, तो रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से। अगर बात कर लें कि हार्टिकल्चर क्या होती है, तो बागवानी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, बागवानी से संबंधित, उनको हम लोग हार्टिकल्चर कहते हैं। वहीं हम बात कर लें अगर थोड़ा सा और कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कवक जो होता है इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी। वहीं हम बात कर लें शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शैवाल के अध्ययन की बात करें तो इसको हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। तो इस बात को जो है कि विशेष ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है, मिलती नहीं है, मिट्टी है, ये दरअसल गलत हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी हैं? आपका ऑप्शन हो जाता है काली, जलोढ़, लाल और लैटेराइट। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है यह जो है, यह जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है। थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब नदियाँ निकलती हैं और धरातल पर आती हैं तो पहले यह जो है कि विलुप्त हो जाती हैं। ये जो विलुप्त होती है इस क्षेत्र को हम लोग भाबर कहते हैं। फिर जब वहाँ से आगे बढ़ती हैं और जब दिखने लगती हैं तो इस क्षेत्र को हम लोग तराई क्षेत्र बोलते हैं, तराई क्षेत्र। फिर वहाँ से आगे बढ़ती हैं तो यह जो इसके बगल का भूमि होता है इसको हम लोग जो है कि खादर बोलते हैं, खादर भूमि। खादर दोनों तरफ होगा, नदियों के एकदम पास वाली जो भूमि है इसको हम लोग खादर बोलेंगे। जब वहीं से कुछ दूर और चले जाएंगे तो इसको हम लोग बांगर बोलते हैं, बांगर। और ये वाला क्षेत्र ये भी जो है कि बांगर ही है, बांगर। तो ये जो खादर है इसको हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। नवीन जलोढ़ क्यों बोलते हैं? खादर को नवीन जलोढ़ इसलिए बोलते हैं कि यह जो है कि नदी के बिल्कुल बगल में है और यहाँ जो है कि नदी का पानी जो है हर साल बाढ़ के माध्यम से पहुँचता रहता है। और बांगर को जो है लोग हम पुरानी मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी यहाँ हर वर्ष नहीं पहुँच पाता है। तो यह दोनों जो है जलोढ़ के ही प्रकार हैं, खादर और बांगर। अब थोड़ा सा हम बात ये कर लें कि यह जो जलोढ़ मिट्टी है ये किसके लिए उपजाऊ है। तो यह आपका मुख्य रूप से धान के लिए, धान हो गया, गेहूँ हो गया, आपका जो है कि मक्का हो गया, मक्का के बाद तिलहन हो गया, तिलहन की हम बात करें तो दलहन मतलब दाल की खेती। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है कि यह जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि तनामी नामक रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ऑप्शन आपका हो जाता है चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। तो यह जो तनामी नामक रेगिस्तान है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वहीं हम बात कर लें चीन की, तो चीन में जो है कि गोबी का मरुस्थल स्थित है, गोबी का मरुस्थल। यह जो है कि चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है। वहीं हम बात करें कालाहारी, दक्षिण अफ्रीका में बात करें तो कालाहारी का मरुस्थल हो जाता है आपका कालाहारी का मरुस्थल। वहीं हम अगर ऑस्ट्रेलिया की तो बात कर ही चुके हैं, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आपका हो जाता है, आपका थार का मरुस्थल, जो भारत और पाकिस्तान में स्थित है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। आपका ऑप्शन हो जाता है 6, 7, 9 या फिर 11। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वर्तमान में जो है कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मूल संविधान में जो है कि मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन जो है कि स्वर्ण सिंह समिति एक बनाई गई, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। स्वर्ण सिंह समिति बनती है और ये सुझाव देती है कि अगर मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। और इसके अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और 10 मौलिक कर्तव्य जो है कि जोड़े जाते हैं।
फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, जिसके अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है और इस 11वें मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार वर्तमान में जो है कि हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन 1 है 25 मार्च, 2 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 24 जनवरी। तो यहाँ बिल्कुल आंसर आपका सही हो जाता है कि जो है कि यह उत्तर प्रदेश दिवस जो है यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्यों? क्योंकि 24 जनवरी जो है 1950 को, पहले इसको हम लोग संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, संयुक्त प्रांत के नाम से, लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये 24 जनवरी को जो हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 24 जनवरी 2018 से की गई थी। वहीं हम कुछ और बातें जान लेते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर एक नया राज्य उत्तराखंड बना था। तो इस बात को भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ऑप्शन एक हो जाता है आपका इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक या फिर केनरा बैंक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यह जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। वहीं हम बात कर लें पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर जो आता है आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा पर आपका आता है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। तीसरे नंबर पर बात करें तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा आ जाता है। और चौथे नंबर पर बात करें तो चौथे नंबर पर आ जाता है केनरा बैंक, चौथे नंबर पर केनरा बैंक आ जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन हो जा रहा है आपका फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चीन जो है गेहूं उत्पादक का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चीन और भारत के सापेक्ष में। चीन और भारत के सापेक्ष में हम बात करें तो चीन किन स्थानों में प्रथम है और द्वितीय, भारत को हम द्वितीय स्थान पर ले लेते हैं। तो यह दोनों मिलाकर जो है कि चाय में चीन प्रथम और भारत द्वितीय। उसी प्रकार से प्याज, आलू, चावल, इन सभी चीज़ों में जो है कि चीन प्रथम स्थान पर और भारत द्वितीय स्थान पर है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जा रहा है। अब देख रहे हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित किस शहर के पास स्थित हैं। ऑप्शन आपका हो जाता है झांसी, कानपुर, लखनऊ या फिर आगरा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा यह जो कीठम झील है यह आगरा में स्थित है। वहीं हम बात कर लें अगर झांसी की, तो झांसी में आपका बरुआ सागर हो जाता है बरुआ सागर। उसके अलावा लक्ष्मी ताल, यह जो है कि आपके झांसी में हो जाते हैं। कानपुर की बात करें तो यहाँ पर मोती झील पाई जाती है, मोती झील। वहीं हम बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में करेला झील पाई जाती है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि इखलास खान रोजा या मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। मेरठ, सहारनपुर, झांसी या फिर बदायूं। तो यह जो इखलास खान रोजा या मकबरा है यह बदायूं में स्थित है और इसका निर्माण जो है कि नवाब इखलास खान की बेगम ने करवाया था। बेगम ने करवाया था 1094 हिजरी में। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 152 फीट। और अगर वहीं हम चौड़ाई की बात कर लें तो इसकी चौड़ाई है 1050 फीट। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। ऑप्शन है आपका भास्कर, आर्यभट्ट, एप्पल या फिर रोहिणी। यहाँ सही आंसर हो जाता है कि जो पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था उसका नाम आर्यभट्ट था। यह लॉन्च कब किया गया था तो 19 अप्रैल 1975 को यह लॉन्च किया गया था। अब हम बात करें कि यह प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था तो यह सोवियत संघ के बैकानु प्रक्षेपण केंद्र से
प्रक्षेपण केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था। वहीं हम बात करें वाहन की, प्रक्षेपण वाहन की अगर बात करें तो उसका नाम था कॉसमॉस 3M, कॉसमॉस 3M इसका नाम था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। ऑप्शन ए है विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन ए। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जो है कि ऑप्शन नंबर यह विटामिन डी की कमी से जो है कि रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। आइए जान लेते हैं और हम विटामिनों के बारे में। अगर वहीं हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, रतौंधी। वहीं अगर विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से जो है कि B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, बेरी। वहीं हम बात करें सी की, तो सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, अगर विटामिन डी की बात करें तो इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स। वहीं हम बात करें विटामिन ई की कमी से तो नपुंसकता हो जाती है, वहीं हम बात करें विटामिन के बारे में, जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का न बनना। तो इस बात को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए है ग्वाइटर, क्वाशियोकोर, एनीमिया या फिर ब्रोंकाइटिस। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन की कमी से जो है कि क्वाशियोकोर रोग हो जाता है, क्वाशियोकोर की बीमारी हो जाती है। वही हम बात करें ग्वाइटर की, तो यह आयोडीन की कमी से होती है, आयोडीन की कमी से जो है कि ग्वाइटर हो जाता है। वहीं हम बात करें एनीमिया की, तो यह जो है कि विटामिन B1 और B12 की कमी से हो जाता है। विटामिन B1 और ब्रोंकाइटिस की बात करें तो यह श्वास नली में जो है कि सूजन आ जाती है, संक्रमण रूपी बीमारी है यह, तो इसके कारण जो है कि श्वास नली में सूजन आ जाती है, श्वास नली में जो है कि सूजन हो जाती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रतिबल की SI मात्रक क्या है, जूल, पास्कल, वोल्ट या फिर वाट। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है प्रतिबल का जो SI मात्रक वह पास्कल है। वहीं हम बात करें जूल की, तो यह कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, अगर हम बात कर लें वोल्ट की, तो यह विभवांतर का मात्रक है, अगर हम बात करें वाट की, तो यह शक्ति का मात्रक है, वाट की अगर बात करें तो यह शक्ति का मात्रक हो जाता है। अब बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या प्रबल नाभिकीय बल। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो नाभिक और प्रोटॉन को बांधने में जो बल कार्य करता है उसको हम लोग प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के सापेक्ष पूछ रहा है, तो यहाँ हम बात कर लें ऑप्शन हो जाता है चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश एकमात्र देश क्या नेपाल जो है कि सीमा साझा करता है। अब हम बात कर ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो है कि कौन कौन से ज़िले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपका हो जाता है पीलीभीत, एक तो हो जाता है पीलीभीत। वहीं हम दूसरे नंबर पर बात करें तो हो जाता है लखीमपुर खीरी। अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो आपका हो जाएगा श्रावस्ती। चौथे नंबर की बात करें तो आपका हो जाता है बहराइच। पाँचवें नंबर पर अगर हम बात करें तो आपका हो जाता है बलरामपुर। छठे नंबर की बात करें तो आपका हो जाता है सिद्धार्थनगर। वहीं हम अगर सातवें नंबर पर बात करें तो आपका हो जाता है महाराजगंज। ये जो कि 7 जिले हैं नेपाल से सीमा स्पर्श करते हैं। और हम बातें जान लेते हैं कि भारत के साथ जो है कि कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो इसका एक ट्रिक है न। मेरा बचपन का सपना है क्या, MBA करना, तो MBA। तो ब से आपका हो जाता है बांग्लादेश। वहीं हम बात करें च से, तो च से आपका हो जाता है चीन। प से बात करें तो प से आपका हो जाता है पाकिस्तान। अगर वहीं हम बात करें 9 से, तो 9 से हो जाता है नेपाल। यम से बात करें तो म्यांमार हो जाता है आपका म्यांमार। वहीं बी से बात करें तो बी से आपका हो जाता है भूटान। और अ से बात करें तो अफगानिस्तान। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए है आपका सहारनपुर, देवरिया, हरदोई या फिर ललितपुर। तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाता है
कि जो यह हरदोई है यह किसी अन्य राज्य या किसी भी देश से सीमा साझा नहीं करता है। वहीं अगर हम बात कर लें सहारनपुर की तो यह आपका जो है कि हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम बात कर लें देवरिया की तो यह आपका बिहार के साथ सीमा साझा करता है, बिहार के साथ सीमा साझा करता है। और ललितपुर की बात कर लें तो यह जो है कि आपका एमपी के साथ सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंध रखते हैं? प्रयागराज, कानपुर, मेरठ या फिर आगरा? तो इसका सही आंसर हो जाता है यह प्रयागराज से संबंध रखते हैं। और इनका जन्म जो है कि 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था, हरिवंश राय बच्चन, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं, आइए समझ लेते हैं इसको। यह जो बांके बिहारी मंदिर है यह वृंदावन में स्थित है। कहाँ पर? तो यह वृंदावन में स्थित है, वृंदावन मथुरा में, वृंदावन मथुरा में स्थित है, मथुरा में स्थित है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है 1864 में स्वामी हरिदास द्वारा किया गया था, स्वामी हरिदास द्वारा कराया गया था, स्वामी हरिदास द्वारा इसका निर्माण किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, लेकिन कुछ बातें और भी जान लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सारनाथ की, सारनाथ, तो यह जो है कि बौद्ध तीर्थ का स्थल है, बौद्ध तीर्थ का स्थल, बौद्ध तीर्थ स्थल है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। वहीं हम बात कर लें वाराणसी की, वाराणसी, तो यहाँ पर जो है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर है, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। अगर आगरा की आप बात कर रहे हैं तो आगरा पर आपका हो जाता है ताजमहल, ताजमहल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए हो जाता है आपका लाल पंडा, बारहसिंघा, भारतीय जंगली गौर या फिर जंगली भैंसा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंघा है। और हम कुछ बातें कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कि अगर हम बात कर लें पक्षी की कि राष्ट्रीय राज्य की पक्षी कौन सी है, पक्षी की अगर हम बात कर लें तो आपका राज्य की पक्षी जो होती है यह सारस अथवा क्रॉन्च हो जाती है, सारस, अथवा इसको हम लोग क्रॉन्च के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं इसको क्रॉन्च भी बोला जाता है। वहीं हम बात कर लें अगर वृक्ष की, तो अगर जब हम वृक्ष की बात करते हैं तो वृक्ष, राजकीय वृक्ष आपका अशोक हो जाता है, अशोक हो जाता है। अगर हम बात कर लें पुष्प की तो पुष्प आपका पलाश हो जाता है, पुष्प की अगर हम बात करें तो पुष्प आपका पलाश हो जाता है। अगर भाषा की बात करें तो भाषा आपकी जो है कि हिंदी और उर्दू दोनों है, हिंदी और उर्दू जो दोनों है राजकीय भाषा है। अगर हम बात कर लें कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह जो एक वृत्त में आपका जो है कि तीर धनुष, ये तीर धनुष हो गया, और बगल से जो है कि ये दो मछलियाँ होती हैं। तो एक वृत्त में तीर धनुष और दो मछलियाँ। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हो जाता है आपका चूड़ियाँ बनाना, इत्र और सुगंध, लकड़ी पर नक्काशी और कालीन बनाना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है यह जो है कि सहारनपुर आपका यह लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। वहीं हम बात कर लेते हैं चूड़ियों के लिए, तो चूड़ियों के लिए आपका जो कि हो जाता है फिरोजाबाद। चूड़ियाँ बनाने की बात करें तो ये आपका हो जाता है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। इत्र और सुगंध की बात करें तो यह आपका हो जाता है कन्नौज, कन्नौज। अगर हम बात करें कालीन बनाने की तो कालीन बनाने के लिए आपका फेमस हो जाता है भदोही। तो इस बात को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए हो जाता है आपका आगरा, बरेली, लखनऊ या फिर कानपुर। तो यहाँ पर सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा बरेली के, बरेली की इज्जत नगर में, बरेली के इज्जत नगर में, इज्जत नगर में जो है कि यह पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है आपकी 1979 में 1979 में हुई थी। वहीं अगर हम बात कर लें कि आगरा में क्या है, तो आगरा में आपका सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट जो है कि आपका आगरा में है। वहीं हम बात कर लेते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ में आपका भी कई प्रकार की चीज़ें उनको भी नोट कर लेते हैं। तो लखनऊ में आपका शुगर केन से संबंधित, उसके बाद विश्व विज्ञान से संबंधित, के बाद वनस्पति से संबंधित, औषधि से संबंधित, उसके बाद मैंगो रिसर्च से संबंधित जो चीज़ें हैं लखनऊ में। अगर वहीं हम बात कर लें कानपुर की, तो कानपुर में आपका दलहन अनुसंधान संस्थान है, कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान है।
दलहन अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान संस्थान। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवध राज्य पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? सुल्तान, बादशाह, नवाब या फिर साहिब। इसका सही आंसर हो जाता है इन्होंने जो है कि नवाब की उपाधि अपनाई थी। ये अवध जो है इसको वर्तमान में हम लोग लखनऊ के नाम से जानते हैं, लखनऊ। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपका हो जाता है आगरा, नई दिल्ली, अवध या फिर वारंगल। इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यह जो अलाई दरवाज़ा है यह नई दिल्ली में स्थित है। यह 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की तो यह 1296 से 1316 ईस्वी तक जो है कि शासन किया दिल्ली सल्तनत में। इसके अलावा अलाई दरवाज़ा के अलावा इसने जमैयत खाना मस्जिद, नोट कर लेते हैं, जमैयत खाना मस्जिद, जमैयत खाना मस्जिद, जमैयत खाना मस्जिद, उसके बाद सीरी का किला, सीरी का किला, सीरी का किला, और जो है कि हजार खंभा महल, हजार खंभा महल का भी जो है कि निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? आपका ऑप्शन एक हो जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारतीय विद्या भवन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या फिर इंडियन स्कूल ऑफ साइंस। तो हम बिल्कुल सही आंसर हो जाता है इन्होंने भारतीय विद्या भवन, भारतीय विद्या भवन संगठन की जो है कि स्थापना की थी। अगर हम बात करें के एम मुंशी की तो यह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इसके अलावा और बात करें तो यह एक राजनेता थे, राजनेता थे, राजनेता थे। इसकी स्थापना की अगर बात करें कि जो है कि भारतीय विद्या भवन की स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना जो है कि 7 नवंबर 1938 को हुई थी और यह एक शैक्षिक ट्रस्ट था, शैक्षिक ट्रस्ट था। और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर इन्होंने जो है कि यह भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है? ऑप्शन आपका हो जाता है जर्मनी, मिस्र, चीन या फिर मैक्सिको। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा कि जो है कि होलोकास्ट का संबंध हम लोग जर्मनी के साथ जोड़कर देखते हैं। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि होलोकास्ट का मतलब क्या है। तो होलोकास्ट का जो है कि यहूदियों को जड़ से खत्म करने के लिए, यहूदियों को जड़ से खत्म करने की योजना को, खत्म करने की योजना को ही होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1939 में हिटलर के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चलाई गई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ऑप्शन आपका हो जाता है युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना या फिर कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाता है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, यह एक कोतवाल की जो है कि मुख्य भूमिका थी। और कोतवाल को हम लोग जो है कि इसे नगर प्रधान के नाम से भी जानते थे, नगर प्रधान। कोतवाल को जो है कि नगर प्रधान के नाम से भी जाना जाता था। अब बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपका हो जाता है शारदा अधिनियम, विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम या फिर नानावटी अधिनियम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है, इसको हम लोग शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। शारदा अधिनियम के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसकी स्थापना जो है डॉक्टर हरविलास शारदा ने की थी, डॉक्टर हरविलास शारदा के द्वारा जो है कि शारदा के प्रयत्नों से यह चीज़ संभव हो पाई थी। अच्छा, इसमें कार्य क्या हुए तो इसके अंतर्गत जो है कि विवाह की उम्र की बात की गई थी, विवाह की उम्र की बात। तो इसमें जो है कि अगर बात करें लड़कों की तो लड़कों की उम्र जो है कि 18 वर्ष तय की गई थी और लड़कियों की उम्र की बात करें तो लड़कियों की उम्र जो है यह आपका 14 वर्ष तय की गई थी। इनका बाद में बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया और इनका बाद में बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन आपका हो जाता है बॉम्बे, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे या फिर कोलकाता। तो इसमें सही आंसर हो जाता है इन्होंने जो है कि बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी।
यह एक हिंदू सुधार आंदोलन था। अगर हम बात करें आर्य समाज की तो यह हिंदू सुधार आंदोलन था, सुधार आंदोलन था। वहीं पर हम बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी वह मूल रूप से किस देश के थे? पुर्तगाल, ग्रीस, मिस्र या फिर तुर्की? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है वह ग्रीस का रहने वाला था, जो कि यूनान के नाम से हम लोग जानते हैं, यूनान के नाम से भी जानते हैं। यह जो है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है कि यह आया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की और अंतिम प्रश्न की। 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन हो जाता है आपका अयूबगंज, हैदरगढ़, जौनपुर या फिर फतेहपुर। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा कि जो यह अटाला मस्जिद है यह जौनपुर में स्थित है। अगर हम बात करें इसके निर्माण की तो इसका निर्माण जो है कि इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी वंश के शासक थे इब्राहिम शाह सरकी वंश के शासक थे इब्राहिम शाह के द्वारा कराया गया था। इसके अलावा अगर जौनपुर में बात करें तो यहाँ पर झझरी मस्जिद स्थित है, झझरी मस्जिद स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कि शाही पुल स्थित है, शाही पुल स्थित है। और कुछ बातें जान लेते हैं जौनपुर के बारे में। इसको हम लोग जो है कि सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं, सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। वहीं हम बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने 1359 ईस्वी में किया था, 1359 ईस्वी में। तो ये रही आज की हमारी क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।